Hi guys, welcome to my channel, and in this video I will be telling about studying abroad. So without any delay, let's get started. So in this video I will be telling you about all about studying abroad. So the number one question which arises in our brain is that why choose studying abroad? तो यार इसकी काफ़ी रीजंस हैं. रीज़न नंबर वन, ईज ऑफ एडमिशन. बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना काफ़ी इजी है कंपेयर टू इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लेना. ग्लोबल एक्सपोजर. तो फिर ये तो हमें पता है कि अगर हम बाहर अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके साथ पढ़ेंगे या काम करेंगे तो हमारा जो एक्सपोजर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा कंपेयर टू अगर हम अपनी इंडिजीनियस बच्चों के साथ रहें. रीज़न नंबर थ्री, क्वालिटी ऑफ लिविंग. तो ये हमको पता है कि बाहर इंडिया की कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी ऑफ लिविंग है, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, गुड रोड्स, गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स. और फिर आता है आपका सबसे मेन ऑप्शन, मोर स्टडी ऑप्शंस. तो फिर बाहर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है, वहाँ पे हर फील्ड्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है. अगर आपका मन सिंगिंग में है, डांसिंग में है, तो आप वहाँ पे अपनी स्टडी कर सकते हो और आपको एक मोर रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आपको जॉब मिल जाएगी. फिर आता है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. तो फिर इसकी ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको अपनी एप्लीकेशन में क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के मार्क्स देने होते हैं. आप एप्लीकेशन अपना 12th के एग्ज़ाम से पहले भरना होता है, तो इसमें आपको 12th के अपने प्रिडिक्टेड मार्क्स देने होते हैं. ये कोई मार्क्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपको टीचर से लेने होते हैं, जो आपका टीचर आपके यूटीज़ या एफएज या कुछ भी कहो आपके उसके बेसिस पे बनाता है. फिर आता है आपका रिकमेंडेशन लेटर्स. तो ये आपके टीचर्स आपकी पर्सनैलिटी और आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर आपको उसके बारे में बताते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एप्लीकेशन में. अगर आपके अच्छे रिकमेंडेशन लेटर्स हैं तो आपकी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट हो सकते हो. फिर आता है आपके कॉलेज जैसे, ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपके एप्लीकेशन में. कॉलेज जैसे कोई एक बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये ऐसा है कि ये आपको आपके क्वेश्चन पूछेगा और आपको इस पर आंसर्स देने होंगे, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी से क्या फ़ायदा होगा और यूनिवर्सिटी से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप इसके बाद क्या करना चाहते हैं और आपने लाइफ में अभी तक क्या क्या किया है, आपके लाइफ के एथिक्स क्या हैं और वैल्यूज़ क्या क्या हैं. फिर आते हैं आपके टेस्ट जो कि होते हैं SAT, ACT, IELTS, Duolingo. तो SAT और ACT US में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये आपको आपके एप्लीकेशन में इसके स्कोर्स होने ही चाहिए. SAT और ACT आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को बताता है और IELTS और Duolingo ये आपके इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को बताता है, जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा. फिर आता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ. ये कुछ नहीं, ये आपका आधार हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका पासपोर्ट हो सकता है. तो यार सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट्स में आप अपना एप्लीकेशन पूरा कर सकते हो. फिर आता है कंट्रीज टू चूज़. तो यार काफ़ी कंट्रीज है जिन्हें हम चूज़ कर सकते हैं, बट जो इंडियन स्टूडेंट्स में काफ़ी फेवरेट्स कंट्रीज मानी जाती हैं वो है USA, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. तो चलो यार इन सब कंट्रीज का एक एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं और यहाँ के एप्लीकेशन और यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इसको भी देख लेते हैं. उससे पहले हम देखेंगे स्कॉलरशिप और कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो यार ये तो हमें पता है कि बाहर कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंडिया के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा. बट वहाँ पे कुछ ट्रिक्स और हैक्स आप अपना सकते हो जिससे कि आपका लिविंग एक्सपेंस काफ़ी कवर हो जाएगा. काफ़ी का मतलब कि आप कभी कभी इसे पूरा भी कवर कर सकते हो. तो चलो इसे देखते हैं. अब यार जो स्कॉलरशिप और कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये वेरी करती है कंट्री टू कंट्री. तो फिर अगर हम केस लें जर्मनी का, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जर्मनी है उसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स. तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेजर मैकेनिकल कंपनीज हैं या कार कंपनीज हैं वो जर्मनी से ही बनी हैं, जैसे कि BMW, वॉल्क्सवैगन और भी सारी कंपनीज हैं जो जर्मनी में ही हैं और जिनका हब या हम कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जर्मनी में ही बेस्ड है. तो यार जर्मनी ऐसा एक कंट्री है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ने ट्यूशन फीस को एबॉलिश कर दिया है. मतलब यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस है ही नहीं. यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी एडमिशन फीस देनी है, वो भी स्टार्टिंग में, और आपको अपना लिविंग एक्सपेंस कमाना है. तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि एक्सपेंस ओनली इंक्लूड योर लिविंग एंड फूड एक्सपेंस. बट यहाँ पे आपका अगर पढ़ना है बैचलर्स तो यहाँ पे आपकी एक प्री रिक्वायरमेंट है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको जर्मन लैंग्वेज के टेस्ट देने पड़ेंगे.
कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ जर्मन लैंग्वेज A2 लेवल का मांगती है, बट कुछ कुछ B1 या B2 भी मांग लेती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटीज़ आपको उनकी वेबसाइट्स पे देखना पड़ेगा कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अब आता है केस ऑफ सिंगापुर। तो यार वैसे सिंगापुर रहने के लिए और स्टडी के लिए बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, बट कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि NUS और NTU, NTU मतलब नैन्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड NUS मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इन्होंने ऐसी स्कॉलरशिप बनाई है जो कि स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस कवर करेंगी, ट्यूशन फीस कवर करेंगी और रहने का भी कवर करेगी। अगर आपका अच्छा SAT स्कोर्स है और आपके एसेस भी अच्छे हैं तो आपके काफ़ी हाई चांस हैं कि आपको फुल रेट स्कॉलरशिप मिल सकती है। बट यहाँ पे इन स्कॉलरशिप का मेजर ड्रॉबैक है कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के साथ या गवर्नमेंट के साथ, जिसमें आप प्रॉमिस करोगे कि आपकी स्टडी खत्म होने के बाद आपको वहाँ पे 3 साल या 6 साल काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 साल या 6 साल से ये मतलब है अगर आपको 50% स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 3 साल वहाँ पे अपनी पढ़ाई के बाद काम करना पड़ेगा। अगर फुल % स्कॉलरशिप चाहिए यानी कि 100%, तो वहाँ पर आपको 6 साल तक काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्कॉलरशिप्स पे। और यहाँ पे हालांकि तीन चार स्कॉलरशिप्स और हैं जिनमें आप अपना लिविंग एक्सपेंस या ट्यूशन एक्सपेंस कवर कर सकते हो। अब आता है आपका फेवरेट कंट्री USA। तो यार USA का स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स। ये पूरा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड में फोकस नहीं देता, ये आपका एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी फोकस देता है। अगर आपके अच्छे एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या अगर आपने अपना स्टार्टअप बनाया है या कोई अपना बिजनेस करते हो या आपको कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी रिलेटेड फील्ड में, तो आपके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी। तो यार SAT एग्ज़ाम यहाँ पे रिक्वायर किया जाता है आपके इवैल्यूएशन के लिए। ACT भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ACT का मतलब है अमेरिकन कॉलेज टेस्ट, और यहाँ पे आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा फॉर पासिंग देयर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो यार ये डुओलिंगो भी काफ़ी फेमस टेस्ट है क्योंकि ये काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी इजी भी होता है। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो तो आपको इसके लिए कोई प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसको क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि USA के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बैंक ऑफ स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स के लिए। कोई ऐसी कंट्री के पास इतना स्कॉलरशिप बैकग्राउंड नहीं है स्टूडेंट्स के लिए जितना USA के पास है। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपके एसेज और वर्क एक्सपीरियंस हैं तो आपके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप यहाँ पे फुल रेट स्कॉलरशिप को ऑब्टेन कर सकते हो। आपको अगर आपके पास कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड है यानी कि इंटरनेशनल या नेशनल अवार्ड्स हैं या आपने कोई कम्युनिटी सर्विस या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है फॉर सर्विंग द कम्युनिटी, तो आपकी इसमें भी काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिल सकता है और आपके हर एक्सपेंस को वो यूनिवर्सिटी कवर करेगी। अब आती हैं 2 कंट्रीज, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो यार ये आजकल 2 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे PR लेना काफ़ी ईजी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के बाद आपको 3-4 साल में, 3-4 साल में मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 1-2 साल में आपको PR मिल जाता है। तो यार पहले हम कनाडा का केस लेंगे, तो ये मुझे ऐसी कंट्री लगती है जहाँ पे एडमिशन लेना दुनिया में सबसे आसान है। अगर आपके डिसेंट ग्रेड्स हैं तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ली। डिसेंट का मतलब है 9th-10th में अच्छे ग्रेड्स और 11th में आपके ठीक ठाक ग्रेड्स, क्योंकि सबको पता है 11th में थोड़े आप ग्रेड्स डाउन होते हैं। बट ये एक ऐसी कंट्री जहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। बहुत कम का मतलब इस सिर्फ 1 या 2 स्कॉलरशिप है जो कि साल में 1 बच्चे या 2 बच्चे को मिलती है ओवर द कंट्री। एक ऐसी स्कॉलरशिप का नाम है ILOT, इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ टुमारो। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप की जिसको मिल गई उसके मज़े हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में आपका एकेडमिक एक्सपेंस, ट्यूशन एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस और मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी शांत हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी वेलकम किया जाता है। तो मैं जैसे आपको बताया था कि PR आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ मंथ्स के आपके स्टडी के बाद मिल सकता है और अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपके डिपेंड करती है 12th स्कोर्स पे और आपकी कंट्री पे। जी हाँ, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के लिए अलग से स्कॉलरशिप बनाई गई हैं, ये आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि यार खर्चे तो मैंने काफ़ी बता दिए, अब आपको मैं वेज बताऊँगा जो आपके फाइनेंस को सपोर्ट करेंगे। तो पार्ट टाइम जॉब्स। तो यार बाहर ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब्स को ख़राब समझ आता है। बाहर पार्ट टाइम जॉब्स का काफ़ी अच्छा कल्चर है। वहाँ पे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब से इतना अर्न कर सकते हैं ताकि वो अपने अकोमोडेशन एक्सपेंस को, मंथली अकोमोडेशन एक्सपेंस को फुलफिल कर सके।
तो यार वेजेस जो है पार्ट टाइम जॉब्स की वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, बट एक एवरेज के हिसाब से मैं लूँ तो आपको 12 या $15 मिल सकता है 1 घंटे का। डॉलर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूएसडी, ओके। तो बट यहाँ पे क्या है कि आपको कोई लिमिटेड वर्किंग आवर्स मिलते हैं ड्यूरिंग योर स्टडी। अगर आप अपनी स्टडी के दौरान ये वर्किंग आवर्स को एक्सपेंड करते हो तो आपको सीधे आपकी होम कंट्री रिपोर्ट कर देंगे। और हालांकि जब आपकी छुट्टियाँ हैं जैसे कि समर ब्रेक्स या विंटर ब्रेक्स, तो यहाँ पे आपकी काम करने की कोई लिमिट नहीं है, तो इस पर आप काफ़ी काम कर सकते हो। मेरे कुछ दोस्त हैं बाहर जिन्होंने अपने समर ब्रेक्स में इंडिया ना आकर वहाँ पे काम करके अपना साल का पूरा अकोमोडेशन इकट्ठा एक साथ कर लिया था। तो यार ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप पार्ट टाइम जॉब्स करो और अपना अकोमोडेशन खुद ही फुलफिल कर लो। अब बात आती है एम्प्लॉयबिलिटी, पैसा, इसके लिए तो आप बाहर जा रहे हो। तो यार ये आपका डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे और स्किल्स पे। अगर आपने अपने कॉलेज टाइम पे काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और स्किल्स भी आपने काफ़ी अच्छी डेवलप करी है, तो यार आपकी काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी जिसमें आपको काफ़ी अच्छा पेमेंट मिलेगा। तो यार यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अलग केस है कि यहाँ पे आपका ऑन कैंपस अकोमोडेशन नहीं होता। यहाँ पे आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ता है, मतलब आपको कंपनीज पे अपना रिज्यूम डालना पड़ेगा और वो आपको खुद इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी। कंपनीज आपके पास या आपकी कॉलेज पे नहीं आएंगी आपको रिक्रूट करने, जैसा कि इंडिया में होता है। और सबसे मैं आपको बड़ी चीज़ बताऊँ, अगर आपके पास आपकी स्टडी के बाद कोई वे नहीं है आपका अर्निंग करने का, तो आपके जैसी वीज़ा एक्सपायर होगा तो आपको आपकी होम कंट्री भेज दी जाएगा। तो यार ये बहुत गंदी चीज़ है, तो आपको बहुत जल्द अपनी नौकरी इसमें ढूंढनी पड़ती है। अब बात आती है नंबर ऑफ इनटेक्स, मतलब आप कब कब अप्लाई कर सकते हो। तो यार वैसे सिर्फ मेजर 2 इनटेक होते हैं, बट अब कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ पे कंट्री पे 3 इनटेक मान लिए गए हैं, जो कि है स्प्रिंग इनटेक जो कि होता है जनवरी से मई के बीच, समर इनटेक और फिर फॉल इनटेक जो कि होता है अगस्त दिसंबर के बीच। कहीं कहीं कंट्रीज पे अगर समर इनटेक है तो वो स्प्रिंग और समर को आधा आधा मिला लेते हैं, बट जो मेजर है वो है स्प्रिंग या फॉल इनटेक। मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं वो फॉल इनटेक में जाते हैं, क्योंकि 12 से पहले वो अगस्त से दिसंबर के टाइम पे अपना एप्लीकेशन भरते हैं और उनके रिजल्ट आता है सीबीएसई का मई में। इस बार हालांकि लेट आया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगस्त में आपको वहाँ उस कंट्री में जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। अब यार इनका टाइमलाइन क्या है एग्ज़ाम्स का, जैसे कि SAT है और IELTS है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कभी SAT दिया है तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल तक रहती है। 3 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है, हाँ, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है उसके बाद। तो यार ये इंडिया में जनरली 7 बार कराया जाता है 1 साल में, जो कि है मार्च, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। अब बात आती है IELTS की, ये भी वैलिड है आपका 3 साल तक। ये हालांकि बहुत बार कंडक्ट किया जाता है इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 बार 1 मंथ में कराया जाता है, 3 सैटरडेज और 1 थर्सडे। तो ये बराबर हो जाता है 48 टाइम्स अ ईयर, मतलब 48 टाइम्स अ ईयर में ये कंडक्ट होता है। तो इसके काफ़ी हाई चांसेस है, इसको आप कभी भी दे सकते हो और ये काफ़ी ईजी होता है। गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट डाउन योर क्वेश्चन बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। Thank you and have a nice day.